नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्टफेडेड एकेडमी में। पिछले क्लास में हम लोगों ने त्रिभुज समाप्त कर लिया था और इस क्लास में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, जिससे परीक्षा में लगभग 10 से 12 नंबर के प्रश्न आते हैं और एक ही क्लास में पूरा निर्देशांक ज्यामिति समाप्त कर देंगे। और जो भी बताया जाएगा इस क्लास में उससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा परीक्षा में। तो सबसे पहले हम लोग कुछ रूल्स पढ़ेंगे, उसके बाद में उस पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो जो रूल है इसमें वो निर्देशांक हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद चतुर्थांश पढ़ेंगे, मूल बिंदु क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है, समरेखी बिंदु क्या होते हैं और इन सब पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं निर्देशांक ज्यामिति क्या है। निर्देशांक ज्यामिति एक तल पर किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए हमें निर्देशांक अक्षों के एक युग्म की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले चलते हैं, निर्देशांक अक्ष खींच लेते हैं। एक लाइन ऐसे खींचते हैं, यहाँ पे देखिए एक लाइन ये रहा और एक लाइन ये रहा, ये रहे दो लाइन। इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस अर्थात एक्स अक्ष। और जो ये होता है ये होता है एक्स प्राइम, यानी एक्स अक्ष ये भी होता है, इसको एक्स प्राइम मान लेंगे। और जो दूसरा होगा वो होता है वाई अक्ष, वाई अक्ष, और इससे भी ये भी वाई अक्ष ही है, इसको वाई प्राइम मान लेंगे। और यहाँ जो होता है, यहाँ पर जो होता है वो होता है शून्य अर्थात ओराइजिन, ओराइजिन अर्थात मूल बिंदु इसको बोलते हैं, मूल बिंदु इसको कहा जाता है। ओराइजिन कह लीजिए या मूल बिंदु कह लीजिए। और मूल बिंदु से दाएं हाथ की तरफ जाने पर, दाएं तरफ जाने पर जो भी हमको संकेत मिलेंगे सब पॉजिटिव मिलेंगे, सब धनात्मक मिलेंगे। तो 1 2 3 4 5 तक हम लिख लेते हैं। उसके बाद में आ जाइए एक्स अक्ष, ये भी एक्स अक्ष ही है। एक्स अक्ष के बाएं तरफ जब जाते हैं मूल बिंदु से, एक्स अक्ष पर बाएं तरफ जाते हैं मूल बिंदु से, जब बाएं तरफ जाते हैं तो जितने भी मान होंगे सब ऋणात्मक हो जाते हैं, सब ऋणात्मक हो जाते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और ये रहा वाई अक्ष पूरा, मूल बिंदु से ऊपर की तरफ जाने पर जो मान होता है वाई का सब पॉजिटिव होता है, सब धनात्मक होता है। 1 2 3 4 और 5। और उसके बाद में आते हैं मूल बिंदु से नीचे की तरफ वाई अक्ष पर जो भी मान होते हैं सब ऋणात्मक होते हैं, सब ऋणात्मक होते हैं। 3 4 और 5 इस प्रकार से हम लिख लेंगे। इतना बात क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। तो ये जो होता है एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच का जो ये भाग होता है, इतना भाग, इसको हम क्या कहते हैं? सबसे पहले प्रश्न ये उठता है, इसे हम क्या कहेंगे? तो इसको कहा जाता है चतुर्थांश। चूंकि ये पहला इसलिए इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, इसको प्रथम चतुर्थांश बोला जाता है, यानी फर्स्ट क्वाड्रांट्स बोला जाता है, फर्स्ट क्वाड्रांट्स। और इसके बाद में बारी आता है इसका, ये होता है द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, जिसको सेकेंड क्वाड्रांट्स कहते हैं, सेकेंड क्वाड्रांट्स। और उसके बाद में जो ये तीसरा होता है इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश कहा जाता है। और इंग्लिश में कहेंगे थर्ड क्वाड्रांट्स कहेंगे, क्वाड्रांट्स, क्वाड्रांट्स। और ये जो होता है इसको चतुर्थ चतुर्थांश बोला जाता है, चतुर्थ चतुर्थांश। आप कक्षा 9th में ये पढ़ चुके होंगे, फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए एक बार बता दे रहा हूँ। फोर्थ क्वाड्रांट्स, इसको फोर्थ क्वाड्रांट्स बोला जाता है, अर्थात चतुर्थ चतुर्थांश बोला जाता है।
अब बात आती है कि इस प्रथम चतुर्थांश में जो x एक्सिस और y एक्सिस से बिंदु लेंगे उसका निर्देशांक किस प्रकार से होगा। तो उसका निर्देशांक किस प्रकार से होगा, इसके लिए सबसे पहले मूल बिंदु पर आते हैं और जब भी चलना स्टार्ट करेंगे तो x एक्सिस से हमेशा स्टार्ट करेंगे, अर्थात पहले जो निर्देशांक हम लिखेंगे वो x अक्ष वाला लिखेंगे और उसके बाद y अक्ष वाला लिखेंगे। तो पहले x अक्ष पर चलते, यहाँ से अगर x अक्ष की तरफ जाते हैं तो सब पॉजिटिव है, अर्थात ये हो जाएगा प्लस, और फिर यहाँ से ही y अक्ष की तरफ जाएंगे तो ये भी हो जाएगा प्लस, यानी हो जाएगा प्लस प्लस, यानी पहले चतुर्थांश में जो निर्देशांक होंगे वो दोनों ही प्लस होंगे, दोनों ही पॉजिटिव होंगे। अब चलिए चलते हैं दूसरे चतुर्थांश में, देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले x एक्सिस पर चलना है, तो x एक्सिस पर चलेंगे तो हो जाएगा माइनस, और उसके बाद में y एक्सिस पर चलेंगे तो हो जाएगा प्लस। तीसरे में आते हैं, यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले x एक्सिस पर चलेंगे होगा माइनस, और उसके बाद में y एक्सिस पर चलेंगे तो हो जाएगा ये भी माइनस है। यहाँ पे आते हैं, जो हमें चलना है सबसे पहले x एक्सिस पर, तो x एक्सिस पर होगा पॉजिटिव और y एक्सिस पर हो जाएगा निगेटिव। इस प्रकार से हमें अगर कोई निर्देशांक दिया रहे, ये पूछा जाए कि बताइए ये निर्देशांक किस चतुर्थांश में है, तो आप चिन्ह देख करके बता सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं 1 2 आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो है 3 - 5, अगर पूछा जा रहा है कि ये बताइए किस चतुर्थांश में है, तो आप लोग बता सकते हैं इस प्रकार से, पहले पॉजिटिव फिर निगेटिव। तो देख लीजिए, पहले पॉजिटिव फिर निगेटिव कहाँ पे है, तो पहले पॉजिटिव फिर निगेटिव चतुर्थांश में है, अर्थात ये कहाँ होगा, ये निर्देशांक कहाँ बनेगा, ये जो बिंदु बनेगा इस निर्देशांक से वो कहाँ होगा, वो चतुर्थांश में वो बिंदु होगा। और एक बात और याद रखिएगा, जो x अक्ष का निर्देशांक लिखते हैं, x अक्ष का निर्देशांक यहाँ पे हम लिख देते हैं x अक्ष का निर्देशांक, या x निर्देशांक लिख लेते हैं। x के जो निर्देशांक होते हैं और फिर उसके बाद में y के निर्देशांक लिखा जाता है। पहले x के लिखते हैं, फिर y के निर्देशांक हम लोग लिखते हैं। तो जो x का निर्देशांक होता है उसको भुज बोला जाता है, भुज, और जो y के निर्देशांक होते हैं उसको कोटि बोलते हैं। ये बात भी याद रखिएगा, ये भी आप कक्षा 9th में पढ़ चुके हैं। उसके बाद में चलिए एक बार इसको और रिपीट करवाते हैं। तो जो ये पहला 4 हिस्सा में से जो पहला हिस्सा बनता है इसको प्रथम चतुर्थांश बोला जाता है, यानी फर्स्ट क्वाड्रांश बोला जाता है। और इसमें जो निर्देशांक होते हैं वो पहले पॉजिटिव होता है, फिर दूसरा भी पॉजिटिव होता है। और ये द्वितीय चतुर्थांश है, इसमें जो निर्देशांक होंगे वो माइनस फिर प्लस, यानी पहले निगेटिव फिर पॉजिटिव। तृतीय में दोनों निगेटिव होंगे, और जो फोर्थ क्वाड्रांश होता है उसमें एक पॉजिटिव होता है, सेकंड निगेटिव होता है। ये इसको मूल बिंदु कहा जाता है। अगर इसके निर्देशांक की बात कर लें, मूल बिंदु के निर्देशांक की बात करें तो ये हो जाएगा 0 0। ये होता है, अगर निर्देशांक की बात करें तो होता है 0 0, अर्थात ना ही x अक्ष पर हमें कोई दूरी तय करना है और ना ही y अक्ष पर कोई दूरी तय करना है, इसलिए मूल बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो 0 0 होंगे। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की तरफ, किस प्रकार से इस रूल पर प्रश्न आते हैं वो करते हैं। तो जो इस रूल से प्रश्न आता है वो इस प्रकार से आता है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का प्रश्न आता है। तो सबसे पहले इसको मिटा देते हैं, उसके बाद में पढ़ते हैं प्रश्न। मान लीजिए हमारे पास 2 बिंदु हैं, एक यहाँ पे है A और जो दूसरा है वो है B। इसके कुछ निर्देशांक दिए हुए हैं, मान लीजिए x1 y1 दिया हुआ है, और इसका जो निर्देशांक दिया हुआ है x2 और y2 दिया हुआ है। अगर हमें निर्देशांक मालूम है और उसके बाद में इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी इकाई में निकालना है, तो कितनी यूनिट होगी, कितनी इकाई होगी, इसके लिए
मेरे पास एक फार्मूला है, उस फार्मूले की मदद से हम दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे, अर्थात इस रेखाखंड की लंबाई को हम निकाल सकते हैं। तो चलिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फार्मूला है यहाँ पे लिखेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र होगा वो होगा इस प्रकार, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से दूरी निकल करके आ जाएगा। तो इस पर प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, प्रश्न करते हैं। ये तो रहा फार्मूला, अब प्रश्न कर लेते हैं। जो प्रश्न आता है इस प्रकार से आता है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो दूरियां हमें निकालना, जैसे मान लो पहला प्रश्न दिया हुआ है, पहला प्रश्न है 2, 3 और 4, 1। एक निर्देशांक है 2, 3 और जो दूसरा निर्देशांक दिया है 4, 1 दिया हुआ है। तो ये निर्देशांक है, हमें इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो दो बिंदुओं के बीच कुछ दूरी का फार्मूला लगा देंगे। तो इस प्रकार से इसका हल होगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर, सबसे पहले हमें x2 लिखना है, x1 लिखना है। तो यहाँ पे आइए और इसको x2 x1 y2 y1 मान लेते हैं। तो जो पहला वाला होता है उसको हम मानते हैं x1 और इसको y1, दूसरे वाले को x2 और ये y2 हो जाएगा, x1 y1 x2 y2। तो जो x2 का मान है वो 4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 माइनस x1 का जो मान है वो 2 है, 2 लिखेंगे। उसके बाद होल स्क्वायर लिखेंगे, ये करड़ी में पूरा लिखना है, प्लस y2 का जो मान है 1 है और y1 का मान 3 है, यानी 1 माइनस 3 हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा इस प्रकार से। 4 में से 2 घटा लेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से घटाएंगे 3 तो आ जाएगा -2 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 2 दूना 4 और प्लस ये भी हो जाएगा 4 और हो जाएगा 4 4 8, यानी और 8 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2 इकाई, 2 स्क्वायर रूट 2 इकाई। ये आ जाएगा दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए एक प्रश्न और सॉल्व करके बताते हैं। जो दूसरा प्रश्न दिया है इस प्रकार से है, दिया है जो फर्स्ट निर्देशांक है ए बी और जो दूसरा दिया है -a और -b। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें निकालना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। तो क्या करेंगे, x2 यानी -a है और माइनस फार्मूले वाला माइनस लगाइए और x1 का जो मान है वो a है, तो हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस y2 तो y2 का जो मान है वो -b है और उसके बाद में y1 का मान है वो b है। फार्मूले में माइनस इसलिए आगे लगा देंगे तो ये भी हो जाएगा स्क्वायर, पूरा करड़ी में है, करड़ी में लिख देंगे तो आ जाएगा -a का स्क्वायर प्लस -b का स्क्वायर यानी होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा स्क्वायर रूट a का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर आ जाएगा।
यानी -a का -a में गुणा करेंगे तो +a² आ जाएगा, और -b का -b में गुणा करेंगे तो +b² आ जाएगा। इस प्रकार से ये दूरी आ जाएगी। तो जो पहले टाइप का प्रश्न आता है इसी प्रकार से आता है, और इसके अतिरिक्त और कोई प्रश्न नहीं आता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। जो टाइप 2 होता है, टाइप 2 इस प्रकार से आता है, फार्मूला सेम है और लेकिन प्रश्न का जो प्रकृति है वो चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न आता है। तो चलिए सबसे पहले फार्मूला पढ़ लेते हैं। ए बी सी, मान लीजिए 3 बिंदु हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है, और हमें क्या करना होता है कि ये बताना होता है कि क्या तीनों बिंदु समरेख हैं। समरेख का मतलब एक ही रेखा में हैं या नहीं है, यह हमें बताना होता है। तो सबसे पहले इसके कुछ निर्देशांक दिए रहेंगे, तो उसी निर्देशांक की सहायता से हम दोनों बिंदु के बीच की दूरियां निकाल लेंगे। और यदि इस प्रकार से कोई कंडीशन बनता है, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, AB + BC इज इक्वल टू AC, अगर ऐसा स्थिति आता है तब समरेख होंगे, तब तीनों बिंदु समरेख होंगे, अर्थात एक ही रेखा में होंगे। तो चलिए चलते हैं प्रश्न पे। ये रहा फार्मूला। यदि दिया हुआ अगर ज्ञात कीजिए कि जो प्रश्न है, क्वेश्चन इस प्रकार से है, ज्ञात कीजिए कि क्या A31 ज्ञात करना है, क्या A3,1 और B 6,4 और एक पॉइंट दिया हुआ है C जो 8 और 6 है। हमें बताना है कि ये तीनों समरेखी हैं या नहीं है, एक ही रेखा में हैं या नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम A और B निकाल लेते हैं, अर्थात ये और B के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो A और B के बीच की दूरी का फार्मूला हमको मालूम है। तो AB बराबर हो जाएगा x2, इसको मानेंगे यह है x1 y1, x2 y2, अर्थात हो जाएगा x2 - x1 यानी 6 - 3 का होल स्क्वायर, 6 - 3 का होल स्क्वायर पूरा कड़ी में लिख देंगे, प्लस 4 - 1 यानी y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 6 में से 3 घटाएंगे 3 आ जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर आ जाएगा, और ये हो जाएगा 9 + 9, तो ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 18। अगर हम इसका वर्गमूल निकालते हैं तो आ जाएगा 9 दूना 18, यानी 9 का जो वर्गमूल होगा वो 3 आएगा, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो उसको हम वैसे ही लिख देंगे। तो हो जाएगा 3√2, यानी जो AB का मान आया वो 3√2 आया। इसी प्रकार से BC का भी मान निकाल लेंगे, BC। तो BC बराबर हो जाएगा करड़ी में x2 - x1, तो जो इस बार x2 होगा वो A हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा, 8 - x1 6 हो जाएगा, 8 6 और होल स्क्वायर प्लस y2 जो 6 होगा, 6 - 4 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 8 में से 6 घटाएंगे 2 का स्क्वायर, प्लस 6 में से 4 घटाएंगे 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा यहाँ पे 4 + 4 और 4 4 जोड़ेंगे हो जाएगा 8, करड़ी में 8। जब इसका वर्गमूल लेंगे तो आ जाएगा 2√2, यानी जो B का मान आया वो आया 2√2। अब चलिए चलते हैं A और C निकाल लेते हैं, तो A और C के लिए तो AC बराबर हो जाएगा x2 - x1, तो x2 ये होगा, x1 ये होगा, तो हो जाएगा 8 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 6 - 1, 6 - 1 हो जाएगा, 6 - 1 का होल स्क्वायर। तो अब घटा लेंगे,
8 में से 3 घटाएंगे आ जाएगा 5 का स्क्वायर, प्लस 6 में से 1 घटाएंगे ये भी आ जाएगा 5 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 5 पचे 25, यहाँ पे होगा 25 और यहाँ पर भी हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो इस प्रकार से होगा 25 25 50 हो जाएगा। और जब 50 का वर्गमूल निकालेंगे तो 25 दूना 50 यानी 25 का जो वर्गमूल होगा वो 5 होगा और 2 बच जाएगा कड़ी में। तो आ जाएगा इस प्रकार से 5 स्क्वायर रूट 2, यानी जो ए सी का मान आया, ए सी का जो मान आया वो 5 स्क्वायर रूट 2 आ गया। अब चलिए चलते हैं इस फार्मूले के अनुसार, यदि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, तो अब ए बी प्लस बी सी निकाल लेते हैं, ए बी प्लस बी सी निकाल लेते हैं। तो ए बी का जो मान आया है वो आया है 3 करड़ी में 2, ये आया है 3 करड़ी में 2 प्लस ये आया है 2 करड़ी में 2, 2 करड़ी में 2। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 करड़ी में 2। यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे कि जो ए सी का मान आया है, ए सी का मान ए बी प्लस बी सी के मान के बराबर है। तो लिखेंगे यहाँ पे लिख लेंगे, चूंकि ऊपर लिख देते हैं, इसके बाद ऊपर सॉल्व कर लीजिएगा। चूंकि ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, अतः तीनों बिंदु समरेख हैं। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में। हो सकता है कभी कभी किसी का मान भी पूछ सकता है, बीच में से किसी का मान भी पूछ सकता है, तो वैसा भी प्रश्न हम लोग सॉल्व कर लेंगे यदि यह फार्मूला आपको मालूम है तो। और उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन पे, जो आगे है वो होता है विभाजन सूत्र से आते हैं प्रश्न, या इसी में एक टाइप का और होता है, उसको भी पढ़ लेते हैं। होता है x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y बिंदु कोई निर्देशांक दिया रहेगा, जैसे 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ हों। जैसे मान लीजिए इसके लिए हमारे पास एक बिंदु यह है A और दूसरा बिंदु है B, यहाँ पे दिया गया है। तो A और B को हम मिला देते हैं, A और B को मिला देते हैं, ये रहा B, ये रहा A। तो हमें ऐसा कोई बिंदु बताना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है P, बीच का जो बिंदु है P दिया हुआ है, P जिसका निर्देशांक x और y है, और जो ये के निर्देशांक हैं वो है 7 1 और उसके बाद 3 5। 7 1 इसका A का है और B का है 3 और 5। तो 3 5 इसका दिया हुआ है, 7 1 इसका दिया हुआ है, और x y में हमें संबंध बताना है कि x y में किस प्रकार से संबंध होगा। तो चलिए चलते हैं, संबंध निकाल लेते हैं। तो जो संबंध होगा x y में, ये मध्य बिंदु है, अर्थात होगा, अगर संबंध की बात करें जिसमें दिया हुआ है समदूरस्थ, अर्थात P से ये और P से B दोनों समान दूरी पर हैं। समदूरस्थ दिया हुआ है अर्थात समान दूरी पर हैं, तो समदूरस्थ हैं, तो इसलिए हो जाएगा AP इज इक्वल टू PB, AP इज इक्वल टू PB हो जाएगा। तो AP अगर हम निकालते हैं तो होगा x यानी x2 माइनस x1, अर्थात हो जाएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर। और इसी प्रकार से इधर हो जाएगा, यहाँ पे होगा ये x1 y1 x2 y2, तो ये हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2, यहाँ पे 5 है, 5 माइनस y1 जो है y है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, करड़ी में लिख देंगे दोनों को। और अब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर
दोनों पक्षों का वर्गमूल नहीं लेंगे, वर्ग करेंगे। कड़ी हटाने के लिए वर्ग किया जाता है। पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो ये कड़ी हट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, a माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab अर्थात 2ab 2 का यानी 2 का गुणा 7 में करेंगे 14 हो जाएगा, यानी 14x हो जाएगा, और प्लस बी स्क्वायर अर्थात 7 का स्क्वायर 49 होगा। इसी प्रकार से इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2y प्लस बी स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। इधर आ जाते हैं तो हो जाएगा 3 त्रिका 9 ए स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 3 6x हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, और इधर होगा 5 5 25 और माइनस 5 दूना 10y, और ये हो जाएगा प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, एक्स स्क्वायर डिलीट हो जाएगा और वाई स्क्वायर ये भी डिलीट हो जाएगा, और फिर सबको एक तरफ ले आते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 14x माइनस 2y और 49 से जोड़ लेंगे हो जाएगा 50, फिर बराबर इधर देखते हैं क्या क्या है। इसको इधर ले आएंगे 6x और माइनस 10y को इधर ले आएंगे तो माइनस 6x प्लस 6x हो जाएगा और माइनस 10y प्लस 10y हो जाएगा, और इधर बचेगा 9 और 25 9 दोनों जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 25 9 होगा 34 हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं इसको और सॉल्व करते हैं। माइनस 14x और प्लस 6x आ जाएगा माइनस 8x, और y वाला देख लेते हैं, ये भी आ जाएगा 10 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 8y। 50 को उधर लेके चले जाएंगे तो 34 माइनस हो जाएगा 50, तो यहाँ से हो जाएगा 8 कॉमन हो जाएगा तो आ जाएगा x माइनस y बराबर, यहाँ से घटाएंगे तो आ जाएगा 16 आ जाएगा, और माइनस 16 आएगा क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है, 50 ज़्यादा है इसलिए माइनस 16 आएगा। ये माइनस माइनस डिलीट हो जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 गुणे में है, उधर जाके भाग में हो जाएगा तो इसको हम डिलीट कर देंगे तो 2 आ जाएगा। इस प्रकार आएगा जो संबंध x और y में, x माइनस वाई बराबर 2 आ जाएगा। यही है संबंध x और y में समदूरस्थ के लिए। तो इस प्रकार से प्रश्न भी परीक्षा में आ सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और इसी क्लास में हम लोग पूरी ज्योमेट्री ख़त्म करेंगे। इसलिए चलते हैं अगले टाइप के प्रश्न पे जो आता है। तो जो अगला टाइप का प्रश्न आता है वो विभाजन सूत्र से आता है। सबसे पहले विभाजन सूत्र पढ़ते हैं, क्या होता है, सेक्शन फार्मूला क्या होता है। तो सेक्शन फार्मूला समझ लेते हैं, एक एक फार्मूला समझते चलेंगे और उस पर जो प्रश्न आता है उसको भी साथ साथ समझते चलेंगे। तो विभाजन सूत्र क्या होता है ये समझते हैं। विभाजन सूत्र, तो जो विभाजन सूत्र होता है वो इस प्रकार से होता है। मान लीजिए एक लाइन है, एक रेखा है हमारे पास, ये रही रेखा मेरे पास, ये है ए है बी। ए का भी कुछ निर्देशांक दिया हुआ है, मान लीजिए x1 और y1 दिया हुआ है। बी का जो निर्देशांक दिया है x2 और y2 दिया हुआ है। बीच में हमें एक ऐसा बिंदु बताना है, बीच में मान लीजिए यह एक बिंदु है C या P मान लीजिए, कुछ भी मान लेंगे।
जिसके निर्देशांक x और y हैं। तो हमें x और y का मान बताना होता है कि ये निर्देशांक क्या होंगे, और इनका अनुपात दिया रहेगा जिसको हम कहेंगे m1 और इधर कहेंगे m2। मतलब इनका अनुपात दिया रहेगा। मान लीजिए ये चार भाग हैं इसके, इधर वाला 3 भाग है, इधर वाला 1 भाग है। तो इस प्रकार से प्रश्न आता है, तो अनुपात भी दिया रहेगा। तो चलिए चलते हैं, प्रश्न क्या है। प्रश्न है बिंदु -4 6 बिंदुओं A -6 10 और B 3 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। अब देखिए यहाँ पर जो A है, A का भी मान दिया, P का भी मान दिया है, B का भी मान दिया है। हमें निकालना है वो M1 और M2 का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, ये हमको फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं जो A का निर्देशांक दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है। बिंदु -4 6 बिंदुओं, यानी जो 4 6 है वो होगा ये वाला। तो लिख लेते हैं 4 और 6, 4 और 6 इसका मान है, और -4 है। 2 बिंदु हैं, एक है -6 और 10, -6 और 10 दिया हुआ है इसका A का, और जो B का दिया हुआ है वो 3 -8 दिया है, 3 -8 दिया है। हमें M1 और M2 का मान निकालना है, यानी M1 और M2 का अनुपात निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो चलिए विभाजन जो सूत्र होता है वो लगाएंगे। तो विभाजन सूत्र क्या होता है वो बताते हैं। तो जो विभाजन सूत्र होता है, यहाँ से हम लिखेंगे विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र होगा इस प्रकार से, x y इज इक्वल टू होगा m1 x2 m2 x1 बटे m1 प्लस m2। एक तो ये होगा, और इसी में दूसरा होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब इसी फार्मूले पे रख करके हम सबका मान निकाल लेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले देखिए x y क्या दिया हुआ, तो जो x y दिया हुआ है 4 -6 है, -4 6 है, तो यहाँ पे हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 6। और इधर m1 m1 तो दिया नहीं है, लेकिन जो x2 का मान है वो दिया हुआ है, निकाल लेंगे यहाँ से। ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2, जो x2 का मान है वो 3 है, तो ये हो गया 3। और उसके बाद में तो m1 और x2 का जो मान दिया हुआ है वो 3 है, प्लस m2 x1। तो m2 का मान भी हमें नहीं मालूम है, और x1 यहाँ से ले लेंगे, तो x1 का जो मान है वो -6 है। चलिए कोष्टक बंद करते हैं। इधर बटे में m1 प्लस m2, इसका मान भी हमें नहीं मालूम है, वैसे ही रख देंगे। कामा है m1 y2, तो m1 का मान नहीं मालूम है, और जो y2 है वो -8 है, -8 लिख लेंगे, प्लस m2 y1, तो जो y1 है वो 10 है, 10 लिख लेंगे, बटे यहाँ पे m1 प्लस m2 बंद हो जाएगा कोष्टक। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक को लेकर के सॉल्व कर लेंगे। अर्थात यहाँ पे 2 निर्देशांक दिया हुआ है, एक -4 और दूसरा 6, और यहाँ पर भी एक इधर दिया हुआ है, एक इधर दिया हुआ है। तो एक को एक के बराबर करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए यही तरीका होता है कि एक निर्देशांक को एक के बराबर कर लेंगे, तो हो जाएगा, चूँकि लिखेंगे -4 बराबर गुणा कर लेंगे, तो 3m1 -6m
2 बटे m1 प्लस m2 ये हो जाएगा। और बटे 1 मान करके तिरछा गुणा करेंगे तो हो जाएगा -4m1 प्लस नहीं, माइनस और प्लस का गुणा फिर माइनस होगा, -4m2 बराबर हो जाएगा 3m1 माइनस 6m2। चलिए इधर और सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ से देखिए -4m1 -4m2 और इधर है -3m1 -6m2। तो m1 वाले को एक साथ कर लेंगे और m2 वाले को एक साथ कर लेंगे। तो यहाँ पे आएगा -4m1, इसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा -3m1 बराबर 3m1 बराबर हो जाएगा उधर -6m2 पहले से लिखा हुआ है -6m2 और ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा +4m2 ये हो जाएगा। इनको यदि हम जोड़ते हैं तो हो जाएगा -7m1 बराबर हो जाएगा ये -2m2। अगर हमें m1 और m2 का अनुपात निकालना है तो m1 के बटे में m2 ले आएंगे तो हो जाएगा m1 बटे m2, अर्थात उधर से लेके आएंगे, गुणे में था भाग में हो जाएगा और इधर जो गुणे में लिखा हुआ है उधर जा कर के भाग में हो जाएगा। तो माइनस माइनस डिलीट हो जाएगा, बचेगा m1 बटे m2 बराबर 2/7। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं m1 अनुपात m2 बराबर 2/7। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी विधि है और बहुत आसान भी है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो इस टाइप का बड़े ही आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। और जो इस चैप्टर में अगला प्रश्न आता है जो अगले टाइप का प्रश्न आता है और लास्ट टाइप का ये प्रश्न है, इससे और भी प्रश्न नहीं आते हैं। तो जो लास्ट टाइप का प्रश्न आता है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित आता है। तो चलिए पढ़ लेते हैं क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल दिया हुआ है, यहाँ पे लिखते हैं एक ट्रायंगल है ABC एक ट्रायंगल है AB और C। इसके कुछ निर्देशांक हैं, जैसे मान लीजिए इसके निर्देशांक x1 और y1 दिए हुए हैं, इसके निर्देशांक x2 y2 हैं और जो इसका निर्देशांक है x3 y3 है। तो अगर इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक फार्मूला है त्रिभुज का, लिखते हैं त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा 1/2 x1 कोष्टक में हो जाएगा y2 माइनस y3 प्लस x2 और फिर उसके बाद में होगा y3 माइनस y1 और यहाँ पे होगा x3, यहाँ पे हो जाएगा y1 माइनस y2। ये होता है फार्मूला। इस फार्मूले की मदद से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़ी ही आसानी से निकाल लेंगे। तो एक प्रश्न है वो है इस प्रकार से, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1 - 4 6 और तो शीर्ष दिए हुए हैं। क्वेश्चन है, ये तो फार्मूला था। क्वेश्चन है इस प्रकार से, जो त्रिभुज का शीर्ष दिया है A का दिया हुआ है वो है 1 - 1 और जो B के निर्देशांक दिए हुए हैं, B का है -4 6 और 6 दिया हुआ है और जो C का दिया हुआ है वो है -3 और -5 दिया हुआ है। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो यहाँ पे हमको 3 डेटा दिया गया है, इससे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं।
कैसे निकालेंगे आइए बताते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2। फार्मूला वहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले x1 लिखेंगे, तो यहाँ पे सब लिख लीजिए। ये है x1, y1, x2, y2, x3, y3। अब मान रखने में बहुत ही आसानी होगी। तो x1 देख लीजिए 1 है, और कोष्टक में y2 माइनस y3, तो y2 जो है y2 है 6, और माइनस जो y3 है y3 माइनस 5 है, तो माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, यानी हो जाएगा +5 हो जाएगा। और फिर प्लस है x2 का जो मान है -4 है, और उसके बाद में जो y3 माइनस y1, तो y3 -5 और y1 माइनस है फार्मूले में, यहाँ पे 1 है, 1 लिख लेंगे, प्लस x3 का मान -3 है, -3 हो जाएगा यहाँ पे। और फिर दूसरे कोष्टक में हो जाएगा y1 माइनस y2, ये रहा y1 माइनस y2 6 है, यानी -6। कोष्टक बंद कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। 1/2 ये हो जाएगा 1 गुणे 6 5 11 प्लस और माइनस का गुणा माइनस होगा, तो हो जाएगा 4 गुणे 5 1 6, यानी -6 हो जाएगा, और प्लस और माइनस का गुणा यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 गुणे 6 और 1 7 -7 हो जाएगा। कोष्टक बंद कर लेंगे, तो हो जाएगा 1/2 11 माइनस का गुणा प्लस, ये हो जाएगा 24, और फिर माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 21। अब सबको जोड़ लेते हैं, तो हो जाएगा 1/2 4 1 5 1 6 हो जाएगा 6, 4 1 5 और 1 6 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 हो जाएगा, यानी 56 आ जाएगा। जब इसको काटेंगे तो कटेगा 2 दूना 4 और 1 बच जाएगा, 16 हो जाएगा, 2 8 16, यानी जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आया वो आया 28 वर्ग इकाई। 28 वर्ग इकाई जो क्षेत्रफल का मात्रक होता है वो वर्ग इकाई होता है। तो ये रहा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर कहीं पे चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ लेता है तो क्या करेंगे, तो चलिए चलते हैं एक चतुर्भुज वाला क्वेश्चन भी लगाते हैं। तो अगर चतुर्भुज का क्वेश्चन पूछता है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए, तो किस प्रकार से निकालेंगे, यहाँ एक प्रश्न बताते हैं। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। एक प्रश्न है हमारे पास, एक चतुर्भुज है क्वेश्चन, एक चतुर्भुज है ऐसे इस प्रकार से, ये रहा A B C और D। तो A B C D के यदि निर्देशांक दिए हो, जैसे -5 7 -5 और 7। D का जो निर्देशांक है -4 -5 -4 और -5, ये D के निर्देशांक है। और जो C का निर्देशांक है -1 -6 -1 -6, और जो D का निर्देशांक है वो है 4 5। D का जो निर्देशांक है 4 5। तो अगर हमें इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें इसको 2 त्रिभुजों में बांट लेना होगा। तो 2 त्रिभुज बना लीजिए, एक हो जाएगा ABC, एक हो जाएगा ABC और एक हो जाएगा ACD। ABC और ADC 2 त्रिभुज हो गए। एक पहला त्रिभुज ये हुआ और दूसरा त्रिभुज ये हुआ। हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला पता है और त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल भी सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस त्रिभुज का निकालेंगे, उसके बाद में दूसरे वाले त्रिभुज का निकालेंगे। तो पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो हमें मान रखना होगा वो होगा, ये होगा x1
ये होगा x1 y1, ये होगा x2 y2, ये हो जाएगा x3 और ये y3 हो जाएगा। तो चलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, सबसे पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2, उसके बाद में x1 का जो मान है -5 है, y2 माइनस y2 जो है वो -5 है, और जो y3 है वो -6 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा +6 हो जाएगा। और इसी प्रकार से x2, तो जो x2 का मान है यहाँ से देखिए -4 है, -4 है x2 का मान। फिर आगे देखेंगे y3 माइनस y1, तो y3 माइनस y1 यहाँ पे है 7, प्लस x3, जो x3 है वो है -1 है, और उसके बाद में y1 माइनस y2, तो y1 7 है, और माइनस y2 जो है -5 है, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, कोष्टक बंद कर लेंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 -5 और गुणा 6 में से 5 घटाएंगे 1 आ जाएगा, और प्लस माइनस का गुणा माइनस होगा, -4 गुणे 7 और 6 -13 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस माइनस का गुणा फिर से माइनस, और 1 गुणे 7 5 जोड़ेंगे हो जाएगा 12, छोटा हो गया थोड़ा सा, तो हो जाएगा 1/2 -5 और माइनस माइनस का गुणा प्लस 13 चौको हो जाएगा 52 और -12 एक कम हो जाएगा 12। अब माइनस माइनस वाले को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 5 और 12 17, यानी 52 में से 17 घटा देंगे, तो 52 में से 17 घटा लीजिए, 1/2 52 - 17, तो आ जाएगा 1/2 गुणे 12 में से 7 घटाएंगे 5, और यहाँ 4 में से 1 घटाएंगे 3, और इसको जब काटेंगे भाग देंगे तो आ जाएगा 17.5 वर्ग इकाई। अब चलिए इसी प्रकार से दूसरे जो त्रिभुज बन रहा है ADC, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहाँ से यहाँ निकालते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2। आप यहाँ से ये x1 y1 इसको मानिए x2 y2, और ये x3 y3 सेम रहेगा। तो चलिए चलते हैं 1/2। सबसे पहले x1 का जो मान है -5 है, और y2 माइनस y3 माइनस y3 -6 है, तो माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस x2 का जो मान है वो 4 है, तो 4 लिख लेंगे, और उसके बाद में y3 माइनस y1, तो y3 -6 है, और y1 जो है वो 7 है, तो -7 हो जाएगा, प्लस x3 का जो मान है वो -1 है, -1 लिख लेंगे, और उसके बाद में y1 माइनस y2, तो y1 7 और y2 5, यानी 7 - 5 हो जाएगा। कोष्टक बंद कर लेंगे, सॉल्व कर लेते हैं इधर, तो हो जाएगा 1/2 -5 गुणे 6 5 11, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 4, और 7 6 13 हो जाएगा, -13, और प्लस माइनस का गुणा माइनस, और 7 में से 5 घटाएंगे आ जाएगा 1 गुणे 2। अब और आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो हो जाएगा 11 × 5 = 55,
और माइनस 13 चौको हो जाएगा 52, 13 चौको 52 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 2 एकम 2। तो ये होगा 1/2, 1/2 55 52 और 2 जोड़ेंगे, 55 52 और 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 2 4 4 5 9 और 5 5 10 10 यानी 109 माइनस 109। इसको हम काटेंगे तो आ जाएगा, हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 2 चौको 8, 1 बच जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10 यानी माइनस 54.5। तो चूंकि क्षेत्रफल है इसलिए ऋण का कोई वैल्यू नहीं है, जो क्षेत्रफल आता है वो हमेशा धनात्मक ही आता है। तो हो जाएगा त्रिभुज ADC का जो क्षेत्रफल होगा वो 54.5 वर्ग इकाई, ये आ गया। और यहाँ पे जो आया था ABC का क्षेत्रफल वो 17.5 वर्ग इकाई। तो अतः हो जाएगा, अतः यहाँ से लिख देते हैं, अतः चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, अर्थात दोनों को जोड़ेंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, जोड़ लेंगे, ये 17.5 है और प्लस 54.5 है, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 5 10 0 दशमलव लगाएंगे, 7 और 4 11, एक हासिल हो जाएगा 12, 5 1 6 एक आ जाएगा 7, यानी 72 वर्ग इकाई आ जाएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ। इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। यदि यह वीडियो आप पूरा देख लिए हैं तो मान के चलिए कि 10 से 12 नंबर आपका कंप्लीट हो गया है। और अगले आने वाले वीडियो में हम इसी प्रकार का आपको कंटेंट देते रहेंगे, जिससे परीक्षा में बहुत ही आसानी होगी। तो आप लोग यदि चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। तो चलिए चलते हैं, आज वीडियो को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।